हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, ये चौथा टेस्ट है जीएस वाला। इसके पहले हमने 3 टेस्ट जो है उनको एक साथ ही हमने बनाया था, तो वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। इसकी वजह से देखने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी और थोड़ा सा उसको कंपाइल करना और ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल था। तो ये हम 3 वीडियो आप उससे देख लीजिएगा, 3 सेट, और ये चौथा सेट जो है हम आपको इसमें से अब टॉपिक बाय टॉपिक या कहें कि जो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमने हिंदी वाला अपलोड कर दिया है, इसके बाद ये जीएस वाला है। इसी प्रकार से कंप्यूटर का और जो यूपी वाला जीएस है उसको हम एक एक करके आपको सेट बाय सेट प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स इसके, और ख़ुद ही आप देखते हैं या अगर देख रहे हैं पहले से, अगर नहीं देख रहे हैं तो अगर इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग जो आयोग पूछने वाला है, जिस तरह के प्रश्न पूछने वाला है, लगभग वैसे ही इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। जीएस में क्या पूछा गया है? पूछा गया है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, पार्श्व, छतरी, अंडा, यस्ति और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो स्तूप होता है, स्तूप में अर्धवृत्ताकार जो टीला होता है उसके ऊपर देवताओं का निवास जहाँ पे होता है उसको क्या कहते हैं, ये बताना है। अब देखिए, ये पूछ रहा है हमसे कि स्तूप जो होता है, स्तूप के स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछ रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे ये अपना स्तूप का मेन अंडाकार भाग होता है, ठीक है। इसके अगर यहाँ पर और देखें हम, ये इधर, तो इधर क्या होता है कि इसकी, ये देखिए स्तूप का मैं आपको थोड़ा सा वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ये इस तरह से, और ये यहाँ पर ऐसा, फिर ऊपर यहाँ पर ये ऐसा, और ये यहाँ पर ये छतरी 3 लगी होती हैं इस तरह से। अब देखिए, ये स्तूप का मैंने आकार थोड़ा सा यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। प्रश्न पूछ रहा था हमारा यहाँ पर कि ये जो अंडाकार ये स्थिति होती है, ये अंडाकार स्थिति, ये, और यहाँ पर एक ये मान लीजिए कि राउंड पे चबूतरा और ये सब स्थिति होती है इसकी। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो अंडाकार वो है, इसके ऊपर ये जो स्थान है, ये स्थान होता है जहाँ पर देवता होते हैं। तो देवता क्या है? दरअसल स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और सबसे पहले अशोक ने इसको क्या किया था कि मतलब काफ़ी स्तूप इन्होंने बनवाए थे। तो स्तूप में यहाँ पर ये जो स्थान है, ये इस स्थान का यहाँ पर नाम इन्होंने पूछा है। अब इस स्थान को कहते हैं हर्मिका। क्या कहते हैं? हर्मिका। और यहाँ पर कहा जाता है कि देवताओं का स्थान है। क्यों? क्योंकि जो भी बुद्ध के अवशेष हों या फिर जो और मतलब बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी महात्मा हुए, उनके जो अवशेष हैं या उनका जो बचा हुआ शेष भाग होता है, उनको दाह संस्कार करने के बाद में उसको यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है एक कलश में रख के। इसको बोलते हैं हर्मिका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से ये बाकी वाला भाग जो है, देखिए ये होता है अंड, ठीक है, और यहाँ पर ये होता है परिक्रमा, और ये यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पर शुरू जहाँ से होता है स्तूप, तो यहाँ पर इसका गेट होता है, ठीक है, जहाँ से वो अंदर मतलब जा रहे होते हैं या लोग जाते हैं। अब इसी में से देखिए, जो मैंने ऊपर यहाँ पर आपको 3 ये छतरी यहाँ पर दिखाई थी, ये तो ये छतरी दरअसल क्या है कि बौद्ध धर्म में जो हम जानते हैं कि इसमें से इनकी जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, तो बुद्ध के 3 रत्न जो बताए जाते हैं, तो बुद्ध धम्म संघ है ना, इनके यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 3 छतरी लगाई जाती हैं, और बीच में एक यहाँ पर ये डंडी होती है, और इसको हमने यहाँ पर ये देखा ही कि यहाँ पर जो अवशेष है उसको यहाँ पर क्या किया जाता है कि स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी संयंत्र हुआ था? तो मंडी संयंत्र एक हुआ था, तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, आज़ाद हिंद फौज, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा बिल्कुल अलग अलग होंगे क्योंकि आयोग भी फ्रेंड्स ऐसे ही पूछता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो मंडी षड्यंत्र हुआ था, तो ये मंडी षड्यंत्र किससे संबंधित है? ये है गदर पार्टी से संबंधित है। गदर पार्टी के एक सदस्य थे जिनका नाम था भाई हरिदाराम। क्या नाम था? हिरदाराम। तो हिरदाराम के नेतृत्व में एक यहाँ पर षड्यंत्र किया गया था, जिसको यहाँ पर मंडी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। तो मंडी षड्यंत्र का जो संबंध है वो किससे? यहाँ पर गदर पार्टी से संबंधित है, क्योंकि ये गदर पार्टी के ही क्या थे कि सदस्य थे, ठीक है। और ये अगर घटना की बात करें तो ये
1415 की यहाँ पर ये बात है, ठीक है। जब अपना देश भाई गुलाम था, उसी समय ये गदर पार्टी वगैरह अब जब आंदोलन कर रही थी, तो उसी में से ये जो षड्यंत्र है, एक मंडी षड्यंत्र यहाँ पर घटना ये हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में बात ये कही गई है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 164 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 175 से, ठीक है। अनुच्छेद 175 में ये कहा गया है कि भाई जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा को क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल जो हैं सदन को संदेश भी भेज सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिएंगे भाई बांध का नाम दिया है और नदी का नाम दिया है, और फिर हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन है जो मेल नहीं खा रहा है। ऑप्शन देखिए, धरोई बांध महानदी, दूसरा है यहाँ पर उकाई परियोजना ताप्ती नदी, तीसरा है नाथपा झाकरी सतलज नदी, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही मेल नहीं खा रहा है वो नहीं खा रहा है कि धरोई बांध महानदी, ये नहीं खा रहा है मेल। क्यों? क्योंकि जो धरोई बांध है ये कहाँ पे है, ये है साबरमती में। किस में? साबरमती, ठीक है, साबरमती। तो साबरमती में ये धरोई बांध है, इसलिए ये यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। अब देखिए ये जो माही नदी है, माही नदी के बारे में एक विशेषता ये है कि हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद करके रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर दिया था उकाई परियोजना, है ना। तो उकाई परियोजना कहाँ पे? देखिए ताप्ती नदी पे है। ताप्ती नदी जो देखिए हमारी जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये ऐसी नदियाँ हैं, ये अपने भ्रंश में बहती हैं और ये अरब सागर की ओर अपना जल जो है प्रवाहित करती हैं। और यहाँ पर देखिए नाथपा झाकरी जो है, ये नाथपा झाकरी ये सतलज नदी पर यहाँ पर बना हुआ बांध है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है उड़ीसा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर हमें बताना है भाई कि जो कच्चा आम होता है खट्टापन होता है, तो अम्ल खट्टा होता है चूँकि, तो इस कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड या बेंजोइक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या पाया जाता है? देखिए ये जो खट्टा फल होता है आम, इसमें से पाया जाता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। वहीं पर देखिए अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो ये किसमें पाया जाता है? सिरका में, है ना। ये सिरका जो हम अचार को संरक्षित करने के लिए रखते हैं तो सिरका में पाया जाता है। वहीं पर देखिए फार्मिक एसिड की बात करें तो जो चींटी का डंक होता है या मधुमक्खी का डंक होता है उसमें पाया जाता है फार्मिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए बेंजोइक जो होता है, बेंजोइक ये है, ये दरअसल पदार्थों के परिरक्षण के लिए, है ना, उनको संरक्षित करने के लिए बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है देखिए अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए ये जो 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1014 से 1044 तक इन्होंने लगभग शासन किया है। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक झील का निर्माण किया था जिसकी जो लंबाई है लगभग 16 मील थी, और इसको चोल मंडलम झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये केरल वाला जो क्षेत्र है अपना, तो उस वाले क्षेत्र में यहाँ पर इसका क्या किया गया था कि ये निर्माण करवाया गया था, मतलब दक्षिण भारत में इसका जो निर्माण है यहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन है देखिए जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भूदान आंदोलन देखिए जो है ये किसने चलवाया था? ये जिन्होंने चलाया था इसको, उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे इन्होंने ये किया कि भाई जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो उन्होंने भाई ऐसा कहा कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो कुछ ज़मीनें
मतलब दे दें, ताकि वो ज़मीनें जो हैं अन्य लोगों को दी जा सकें जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं। तो यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था, इसमें कोई बहुत मतलब प्रेशर नहीं था उस तरह का, या कोई कानूनी वो नहीं था। हालांकि ये स्वैच्छिक रूप से मतलब भूमि दान करते थे जो लोग, वो भूमि उन लोगों को दी जाती थी जो भूमिहीन थे। तो ये कार्यक्रम 1951 के लगभग शुरू किया गया था। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और फिर खालिस्तान सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो देखिए यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा जो एक मतलब समिति बनाई गई, या फिर कहें कि उस समय जो अगस्त आंदोलन शुरू हुआ था या भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो कहाँ सत्र उसका लगा था। तो ऑप्शन है देखिए, सूरत, मुंबई, भोपाल और यहाँ पर उज्जैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई में देखिए ये वो बनाया गया था कार्यक्रम कि यहाँ से मतलब हम इसको शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को, और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था और 8 अगस्त से इसका यहाँ पर प्रारंभ हो रहा होता है, तो इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो उस समय एक संगोष्ठी बुलाई गई थी या एक समिति बुलाई गई थी, जो कहाँ पे थी, आयोजित की गई थी, मुंबई में। ठीक है, अगला देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसके तहत आता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? वो है यहाँ पर मौलिक अधिकार, क्योंकि देखिए ये आता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अब 32 के तहत आता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का ये मतलब है कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं अपने, इन मौलिक अधिकारों का उपचार हो सकता है। उपचार होने का मतलब ये है कि ये जो अधिकार हैं इनको हम कोर्ट द्वारा लागू करवा सकते हैं। तो इसके लिए मौलिक अधिकार जो हैं ये यहाँ पर, और इसी को देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि भाई हमारे पूरा जो संविधान है, संविधान की आत्मा है ये। ठीक है, इसको इन्होंने क्या कहा है? आत्मा कहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे? तो ये कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 81(1), अनुच्छेद 59(1), या अनुच्छेद 75(1), या अनुच्छेद 80(1). तो कौन कहता है ये कहता है अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की भी क्या करेंगे, फिर वहाँ पर नियुक्ति करेंगे। और देखिए जो मंत्री हैं, तो मंत्रियों की जो संख्या है, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो सब मिला के अगर देखा जाए तो जो भी कुल संख्या होती है किसी भी राज्य में जो मंत्रियों की बनने की या मंत्रियों की बनने की, अर्थात जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य यानी 100 अगर उसमें से सीटें हैं तो उसका 15%। ठीक है, तो इसी प्रकार से लोकसभा में भी यही चीज़ है कि 15% जो है वो मंत्रिपरिषद में कैंडिडेट शामिल किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, भारत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में है ये? इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए तनामी जो है ना, ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में एक मतलब कि दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान है। तो दी ग्रेट सैंडी जो रेगिस्तान है उसी का भाग है ये, उसी का भाग ये है क्या? तनामी रेगिस्तान। तो तनामी रेगिस्तान अगर देश के हिसाब से पूछा जाए तो हम कहाँ कहेंगे भाई? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, और उसमें जो ग्रेट सैंडी जो रेगिस्तान है उसी ग्रेट सैंडी का ये क्या है कि यहाँ पर पार्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? मतलब कि एकल द्वीप है और सुदूर दक्षिण में, सबसे दक्षिण में है। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, रामेश्वरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ग्रेट निकोबार, ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है ना, ये सबसे दक्षिण में है। और ये ग्रेट निकोबार देखिए हमारा जैसे क्या है कि मुख्य भूमि जो है अपने भारत की वो 8 डिग्री ऊपर से है ना, 8 डिग्री 4 मिनट के लगभग है शायद। तो ये इससे ऊपर की है,
मतलब कि जो हमारा अक्षांश होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ ग्रेट निकोबार में जाते हैं तो वहाँ हमें 6 डिग्री कुछ मिनट मिलता है ये। तो इससे यानी कि सबसे दक्षिण का जो पॉइंट है वो ये है। दूसरी बात, अगर कभी प्रश्न ये पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है वो इसी का एक भाग है, ठीक है, दक्षिणतम पॉइंट है, उसी को इंदिरा पॉइंट यहाँ पर कहते हैं। और उत्तरी भाग अगर भारत की सबसे बात की जाए तो उसको इंदिरा कॉल कहते हैं, है ना, जो कि ऊपर जम्मू कश्मीर में मिलेगा हमें, इंदिरा कॉल कहते हैं उसको। अगला प्रश्न देखिए, पहले खालिस्तान दिया गया है, फिर है भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व भाग में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी मानसून की जलवायु पाई जाती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत हो या जो यहाँ पर दिया गया है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग या ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग हो, वहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में भी यही जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो होती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे अपना ये पूरा ग्लोब है मान लीजिए, और ये देखिए ये 0 डिग्री है, और यहाँ से मान लीजिए कि 23-23.5 डिग्री यहाँ से है, और 23.5 डिग्री जो है ये यहाँ पे है, 23.5 डिग्री। तो देखिए, इस वाली रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, है ना, इसको नीचे वाली को कहते हैं मकर रेखा, और ये तो अपनी 0 डिग्री है ये विषुवत रेखा। इसके बीच की जो यहाँ की जो जलवायु होती है, ये इस जलवायु का जो भाग होता है, या इस जलवायु को कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये पूरा जो क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग का हो या ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग हो या अपना भारत ही है, देखिए, क्योंकि भारत में देखिए हम जानते हैं कि ये जो 23.5 डिग्री रेखा जो है कर्क रेखा, ये भारत को लगभग बीच से काटती है ना, 2 बराबर भागों में लगभग काटती है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा क्षेत्र पाया जाता है ना भारत का भी, तो ये मानसूनी जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ऑप्शन है देखिए यहाँ पर HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, सिडबी, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक वाणिज्यिक बैंक कौन सी नहीं है इनमें से, तो देखिए जो सिडबी है, सिडबी जो है इसका ये जो है एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, दरअसल ये जो अपने लघु उद्योग होते हैं, सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं, इनके लिए ये एक संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी ताकि इनको क्या कर सकें, इसको बढ़ाया जा सके, इसको डेवलप किया जा सके। तो इसके लिए ये एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है सिडबी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फेफड़ों का बाहरी आवरण, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका जो बाहरी आवरण होता है उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखिए, फुफ्फुसावरण, श्लेष्म झिल्ली, श्वास नलियाँ, और या फिर ब्रोंकियल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस मतलब क्या होता है, फेफड़ा, और फुफ्फुस के बाहर जो रहेगा उसको क्या कह देंगे, हम कह देंगे फुफ्फुस आवरण। और ये जो फेफड़े हैं, आप जानते हैं कि भाई 2 फेफड़े होते हैं, और ऑक्सीजन का जो हमारे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है या पहुंचना होता है, वो इसका यही माध्यम होता है। क्योंकि जो देखिए फेफड़े होते हैं, तो ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में ऑक्सीजन, यहाँ से हम सांस लेते हैं और ये यहाँ पर हवा जाती है ऑक्सीजन वाली, फिर इसमें जो ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, ठीक है, इनसे क्या होती है कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में आके बाहर छोड़ दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है पूछा गया है कि पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है। ऑप्शन है देखिए, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पौधे का जो नर जनन भाग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है यहाँ पर देखिए पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर नर जनन भाग होता है, स्त्री केसर जो है ये स्त्री जनन भाग होता है, और इन्हीं के दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है और फिर वो फल में परिवर्तित हो जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देखिए दिल्ली, भोपाल, देहरादून, मुंबई और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स अपना यहाँ पर देहरादून में, ठीक है। अगला देखिए, अभी देखिए करंट के प्रश्न हैं कुछ यहाँ पर। तो हाल ही में नवंबर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जलवायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है? एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है, किसने किया है यहाँ पर? ये किया है, ऑप्शन देखिए दिया है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो दिल्ली ने इसको शुरू किया है। ओपन बर्निंग का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी कोई कूड़ा जला देता है तो उससे वायु प्रदूषण होता है, तो इसको इकट्ठा करके ले जाया जाएगा और इसको वैज्ञानिक ढंग से फिर इसको निस्तारित किया जाएगा, ठीक है, जलाया जाएगा। या फिर इसको अगर ऐसा कचरा है जिसको खाद में परिवर्तित किया जा सकता है तो खाद में परिवर्तित किया जाएगा, तो वैज्ञानिक ढंग से इसका निपटान किया जाएगा। तो ये दिल्ली ने यहाँ पर चालू किया था। अगला प्रश्न देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय किस समूह से केंद्रित था? ऑप्शन है देखिए शिशु, किशोर, बच्चे। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चे हैं, बच्चों को गोद लेने के हिसाब से ये जो चलाया गया था। अगला देखिए प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पिलकुआ बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए तो पिलकुआ बायोलॉजिकल पार्क जो है, ऑप्शन देखिए कहाँ पर है? उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में दरअसल क्या हुआ था कि कुछ मतलब जो जंगली पशु थे इनको ट्रांसफ़र किया गया था इधर से उधर, तो उसके लिए ये चर्चा में आया था। तो पिलकुआ जो है ना, ये पिलिकुला है ना, पिलिकुला है, पिलिकुआ नहीं है, पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, ये कर्नाटक में यहाँ पर स्थित है। तो आई होप आपको चीज़ें फ्रेंड्स ये समझ में आई होंगी और हम इसी तरह से कंटिन्यू आपको चीज़ें बताते रहेंगे। तो देखते रहिए इसको, वीडियोस को लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।